हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो गाइस आज आता है 6 फरवरी और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए और इस न्यूज़पेपर के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइज़ आप मेरा सेकंड चैनल एफजेड यूपीएससी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर आपके हिस्ट्री के लेक्चर जो हैं वो पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। अभी वहाँ पर क्या है, मुगल्स चल रहा है जिसमें जहांगीर के पीरियड को पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप इजीली उसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज काफ़ी कम आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 4-5 आर्टिकल हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले मैप का क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले। तो आज आपको मैप में देखना है हरियाणा को। ये एक इंडियन नॉर्दर्न स्टेट है जो आपको देखना है, और इसके बॉर्डरिंग स्टेट भी देखना है आपको, किस चीज़ के लिए फेमस है ये सब भी आपको देखना है। और इसकी यूटी भी देखनी है कि इस पर आसपास कौन सी यूटी है। और हम उसके बाद क्या करेंगे, इन दो आर्टिकल के बाद, दो फर्स्ट पेज पर दिए गए हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, हरियाणा के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पहले फ्रंट पेज के दो आर्टिकल देख लेते हैं। आज दो आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रंट पेज पर। पहला आर्टिकल जो बताया गया है, ये आर्टिकल कल बहुत न्यूज़ में था। और किस चीज़ को लेकर है आर्टिकल, यूएस ने, अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या कर दिया है, एक बैलून जो स्काई में देखने को मिल रहा था उसको शूट डाउन कर दिया है। उसको ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से एक सर्विलांस बैलून था, मतलब एक निगरानी के लिए बैलून था। और इसको लेकर बीजिंग ने, जो चाइना की कैपिटल है, उसने कहा है कि हम इसको लेकर रिस्पॉन्स भी करेंगे। उसने कहा है कि हम चेतावनी देते हैं कि इसको लेकर हम रिस्पॉन्स भी करेंगे। चाइना ने कहा था अपना स्टेटमेंट में कि एक सिविलियन वेदर बैलून है, सिर्फ उसने क्या कहा था, एक सिविलियन वेदर बैलून है, लेकिन यूएस ने क्या करा, उस बैलून को शूट डाउन कर दिया। बट द यूएस कॉल्ड इट ए सर्वेलेंस बैलून। तो यूएस ने क्या कहा कि ये एक सर्वेलेंस बैलून है, निगरानी के लिए बैलून आपने क्या करा है, यूएसए के अंदर छोड़ा है। सच चाइनीज़ बैलून हैव बीन स्पॉटेड ओवर एशिया। तो ऐसे कुछ और बैलून्स एशिया में देखे जा चुके हैं। पहले के टाइम की बात करें तो चाइनीज़ बैलून ऐसे देखे जा चुके हैं। जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिले हैं, अंडमान्स में देखने को मिले हैं। तो यूएस ने संडे के अंदर एक बैलून को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से शूट डाउन कर दिया है, जो कि अमेरिकन एयर स्पेस में देखने को मिल रहा था बहुत दिनों से। कहाँ पर देखने को मिल रहा था, अमेरिकन एयर स्पेस में ही देखने को मिल रहा था काफ़ी दिनों से। ट्रिगर द लेटेस्ट डिप्लोमेटिक क्राइसिस एंड ऑलरेडी वर्सन्स रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर। क्योंकि इनके बीच में क्या देखने को मिल रहा है, टेंशंस देखने को मिल रही है यूएसए और चाइना के बीच में। और टेंशन किस चीज़ को लेकर है, यूएसए ने क्या दे दिया था, अपना एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया था किस चीज़ को लेकर, ताइवान के लेकर, कि अगर चाइना ने ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश करी तो यूएस क्या करेगा, उसकी सपोर्ट करेगा। तो इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में क्या देखने को मिल रही है, टेंशन सी देखने को मिल रही है। अब बैलून मेकिंग इट्स वे ईस्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यूएस के कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। एंड फाइनली हेडिंग टूवर्ड्स फॉर वाटर्स ऑफ एन अटलांटिक ओशियंस के वाटर में देखने को मिला। यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है। इनके दोनों कंट्री के बीच में हमेशा के से ही क्या चल रही हैं, ज़्यादातर डिप्लोमेटिक क्राइसिस देखने को मिले हैं, जो कि बैलून इन द स्काई ओवर द वेस्टर्न यूएस स्टेट ऑफ एन मोन्टाना स्पेक्ट ऑफ unexpected diplomatic route at a time both sides were looking to unstable increasing tension relations। दोनों साइड क्या चाहती हैं कि उनके रिलेशंस स्टेबल हो जाएं, लेकिन उनके बीच में ज़्यादा टेंशंस देखने को मिल रही हैं। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखना है हमें, वो एक दुखद न्यूज़ है। और इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जो वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मुशर्रफ जी, परवेज़ मुशर्रफ, उनकी क्या हो गई है, उनकी डेथ हो गई है दुबई के अंदर। तो ये फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, रिटायर्ड, जिन्होंने बात करी थी ज़्यादा से ज़्यादा कि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो हिस्सा है उसके जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजोल्व किया जाए जल्दी से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जिनकी क्या हुई है, डेथ हुई है आफ्टर डायग्नोज्ड विद एन रेयर कंडीशंस कॉल्ड एन एमिलोइडोसिस। तो इनको क्या बीमारी देखने को मिली थी, एमिलोइडोसिस बीमारी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। तो इन्होंने क्या किया था, कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके मुद्दे को सॉल्व करने की बात कही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें मैप का क्वेश्चन देखना है अपना। तो चलिए हरियाणा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा को देखें तो ये एक इंडियन स्टेट है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में आता है। ये कवर्ड करता है फॉर्मल स्टेट ऑफ ईस्ट पंजाब
ऑन 1 नवंबर 1966 में उन्हें लिंग्विस्टिक बेसिस पर इसको बनाया गया। इसकी रैंक आती है 21st इन टर्म्स ऑफ एरिया विद लेस देन 1.4% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया में कवर करता है। स्टेट कैपिटल जो है उसकी चंडीगढ़ है, और आपको पंजाब की भी चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगी, और खुद चंडीगढ़ की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़ है। और ये बॉर्डर शेयर करता है नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब। एंड मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ में जो है वो है फरीदाबाद, विच इज़ पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन का जो हिस्सा है, NCR का जो हिस्सा है। सिटी ऑफ गुड़गांव अमंग द इंडियाज़ लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब है यहाँ पर। हरियाणा हैज़ 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स और 22 डिस्ट्रिक्ट्स इसके यहाँ हैं, और 72 सब डिवीजन्स यहाँ पर हैं। 93 रेवेन्यू तहसील्स यहाँ पर हैं, 50 सब तहसील्स और 140 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स यहाँ पर हैं। 154 सिटीज़ एंड टाउन्स यहाँ पर हैं, और 7356 विलेजेस यहाँ पर हैं, और 6222 विलेजेस पंचायत यहाँ पर हैं। हरियाणा के अंदर 32 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, SEG हैं, SEZ है, मेनली जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में कनेक्ट करते हैं नेशनल कैपिटल रीजन्स को। गुड़गांव इज़ कंसिडर वन ऑफ द मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स हब इंडिया के अंदर। हरियाणा रैंक करता है 11th अमंग इंडियन स्टेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI में क्या करता है, 11th रैंक इसकी आती है। इकोनॉमी ऑफ हरियाणा वो 13th लार्जेस्ट है पूरे इंडिया के अंदर, विद ए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका 7.65 ट्रिलियन है, और ये कंट्रीज़ की 5th हाईएस्ट GDP है। पर कैपिटा इसकी 2,40,000 है। स्टेट रिच है हिस्ट्री में, मॉन्यूमेंट्स में, हेरिटेज में, फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर एनिमल्स और फ्लावर्स मिलते हैं। टूरिज्म यहाँ का अट्रैक्टिव है। वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है, नेशनल हाईवे और स्टेट रोड्स है। बॉर्डर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है नॉर्थ में, राजस्थान के साथ वेस्ट एंड साउथ में, वाइल रिवर यमुना इससे फ्लो करती है ईस्टर्न बॉर्डर में उत्तर प्रदेश। अब हरियाणा को अपना नाम हरियाणा कैसे मिला, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने देखा कि हरियाणा के बारे में उन्होंने व्यू की, नेम नोन बाय हिज नेम, उसके नाम से इसको जानने लगा। पोस्ट महाभारत पीरियड से इसको जानने लगे इसको हरियाणा के नाम से। अभिरास यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने स्पेशल स्किल्स को डेवलप किया इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू प्राणनाथ चोपड़ा हरियाणा को अपना नाम मिला अभिहरण हरियाणा को कहाँ से अपना नाम मिला, आर्यन से, आयाना से अपना नाम मिला। मेडिवल पीरियड में इसका हाल क्या था, तो एंशियंट ब्रोंज एंड स्टोन आइडल्स जैन तीर्थंकर यहाँ पर देखने को मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल जब एक्सपेडिशन हुई बदली में, भिवानी में, रनीला, चरखी दादर और बधरा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखने को मिली। हंसी, हिसार, कशंस, नाहद, नारोल और रोहद यहाँ पर सब में क्या देखने को मिले, सोनीपत जो है वो हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हरियाणा की फॉर्मेशन कैसे हुई और कब हुई, तो हरियाणा एज ए स्टेट एग्जिस्टेंस में आया 1 नवंबर 1966 में, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से। इंडियन गवर्नमेंट ने एक शाह कमीशंस को सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस G.C. शाह। ऑन 23 अप्रैल 1966 में डिवाइड किया एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब को, डिटरमाइन की उसकी बाउंड्री न्यू स्टेट्स ऑफ हरियाणा की। आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल्स, लैंग्वेज के हिसाब से इसका डिवीज़न हुआ। कमीशंस को डिलीवर्ड की कमीशन ने एक रिपोर्ट 31 मई 1966 में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक एंड करनाल जो थे इसके पार्ट थे न्यू स्टेट ऑफ हरियाणा के। ये कहाँ से आया है, ये पंजाब से ही निकाला गया है। अब यहाँ पर मेजर रिलीजन कौन से हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ की देखने को मिल जाएगी, और हिंदू यहाँ पर 87% है, जिसकी मेजोरिटी ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, विद मुस्लिम यहाँ पर 7% है मेनली। मियो सेंसिक्स 4.691% है और लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। और मुस्लिम्स यहाँ पर नूंह डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और हरियाणा सेकंड लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन है इंडिया में आफ्टर पंजाब। मोस्टली लाइव इन द डिस्ट्रिक्ट एडजॉइंग पंजाब, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट पंजाब से लगी हुई हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिख यहाँ पर देखने को मिलेंगे हरियाणा में। अब हमने हरियाणा को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एडिटोरियल 6 पेज पर दिया गया है। ये एडिटोरियल सिर्फ एक इकलौता एडिटोरियल है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़पेपर में।
तो इंडिया के बारे में बताया है कि सिर्फ इंडिया एक एनर्जी ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ इंडिया एक एनर्जी ट्रांजिशन नहीं है, इज़ मोर देन ए कॉल स्टोरी। तो इसकी क्या है, कॉल स्टोरी से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो एनर्जी ट्रांजिशंस पार्टनरशिप्स जेट जब हुई थी, जेट पी, उसमें दिखाया था कि की मैकेनिज्म जो मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग को दिखाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, वो सपोर्ट करें एक एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब ऐसे वो सपोर्ट करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर भी क्या देखने को मिले, डेवलप्ड वो कंट्रीज़ बन जाएं। तो इसको लेकर इनिशिएटिव चलाए जाएं कि जिसकी वजह से क्या हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी सपोर्ट करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस हैज़ बीन ऑन पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस फॉलोइंग द assertions of an phase down of coal in ग्लासको पैक्ट हुआ था जब COP26 देखने को मिला था। तो उसको लेकर बात चली थी कि कोयल को क्या हो पूरी तरीके से कम किया जाए, कोयल का यूज़ कम किया जाए। क्योंकि क्या हुआ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ बनी है ना, ये कोयल का यूज़ कर करके इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ के जब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ बनी है। तो साउथ अफ्रीका के बाद, इंडोनेशिया के बाद, वियतनाम के बाद इंडिया एक नेक्स्ट कैंडिडेट है जेड पार्टनरशिप का, जो कि एनर्जी ट्रांजिशनल पार्टनरशिप है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशनल पार्टनरशिप। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कुड पोटेंशियल बी एन अपॉर्चुनेट मोमेंट फॉर टू फोर्ज ए डील। मतलब जो G20 इसकी प्रेसिडेंट इंडिया पे स्टैंप पे देखने को मिलेगी, जो कि 31 दिसंबर को एंड होगी। 2023 में ये क्या मिली है, पूरे साल की इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी की है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज से कहे कि उनको क्या हो, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जैसे इंडिया, तो उसको फंड दिया जाए। इंडिया मस्ट डेवलप ए कोहेरेंट, इंडिया को क्या करना चाहिए, एक डोमेस्टिक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस को पूरी तरीके से डेवलप करना चाहिए। अब इस ट्रांजिशंस को लेकर इशू क्या है, तो एनर्जी ट्रांजिशंस कुड गिव राइज टू इंट्रा जनरेशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या दे सकता है, इंट्रा जनरेशन वो पूरी तरीके से जनरेट कर सकता है। इंटर जनरेशनल्स एंड स्पेशियल्स इक्वलिटी कंसर्न्स वो दिखा सकता है। ट्रांजिशनल अफेक्ट कर सकता है नियर टर्म फॉसिल डिपेंडेंट जॉब्स को। डिसरप्ट कर सकता है फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर्स एनर्जी एक्सिस को, मतलब जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी एनर्जी फिर हमको ना मिल पाए। श्रिंक कर सकता है स्टेट्स की कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम फिर ना करें किस चीज़ पे, वेलफेयर प्रोग्राम पे फंड्स को ऐड ना करें। एंड फिर इस चीज़ को लेकर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ देखने को मिल जाएगी कोयल और अदर रीजन्स के अंदर। अब इसको लेकर और इश्यूज़ क्या हैं अगर देखें तो हम किस तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। तो इंडिया हैज़ सिग्नल्ड इन कमिटमेंट, इंडिया ने एक कमिटमेंट किया है ग्लासको के अंदर क्लीन एनर्जी को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर विद एम्बिशियस टारगेट। इंडिया ने दिखाया कि 500 गीगावाट तक नॉन फ्यूल वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को 450 गीगावाट तक। कैपेसिटी जो एडिशन करेगी 43% हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पर्पज़ 2030 तक। ये क्या किया है, इंडिया ने टारगेट को अचीव करने की बात करी है जो मीटिंग हुई थी COP26। इस टारगेट को सपोर्ट किया गया है एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव मैंडेट्स एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जो मिशन चलाया इंडिया ने, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वो इस चीज़ को क्या करेगा, बूस्टअप करेगा। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो चलाई है मार्केट मैकेनिज्म्स के लिए, कार्बन मार्केट्स के लिए, नेशनल कार्बन मार्केट्स के लिए, वो इस चीज़ को क्या करेगा, पूरी तरीके से बूस्ट करेगा। अब इंडिया को देखें और अदर कंट्रीज़ को देखें तो कोल का यूज़ कैसे करते हैं लोग कंट्रीज़। तो इंडिया क्या है, थर्ड है जो कोयल का यूज़ करता है। देयर इज़ ए केस फॉर रीअलाइंग द करंट यूज़ ऑफ कोयल रिसोर्सेज टू एनहेंस एफिशिएंसीज अंटिल द पीरियड ऑफ फेज डाउन। मतलब किस तरीके से हम कोयल का यूज़ करें जब तक हम पूरी तरीके से कोयल पर डिपेंड रहें, और उस चीज़ को फिर हम उस पर डिपेंड ना रहें, फेज डाउन कर दें हम उस चीज़ का। 2030 तक हम चाहते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलें, तो किस तरीके से हमें कोयल का स्टेम पे यूज़ करना चाहिए। एक ऑप्शन तो ये है कि हम ऑप्टिमाइज़ करें यूज़ ऑफ कोयल फायर्ड पावर प्लांट्स को। मतलब हम धीरे धीरे क्या करें, कोयल जो हमारे फायर्ड पावर प्लांट है उनको धीरे धीरे क्या करें, उनका कम यूज़ करना शुरू करें। फिर हम किसकी तरफ जाएं, एनर्जी की तरफ जाएं जो कि क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। जो कोयल माइंड हो रहा है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात करें, धीरे धीरे हम उसको ख़त्म करें। ये फिर कोयल को हम इफ़िशेंटी से हम इसकी कम हो जाएंगे, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन है कोयल की वो मोर एनर्जी इंटेंसिव है। अगर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका महंगा देखने को मिलता है। और फिर ये फीवर इमिशंस भी इसमें होता है। इट वी टू बी चीपर्स पावर, फिर अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो ये चीपर्स पावर देखने को मिल जाएगी। मोरवेयर बाय यूजिंग कोयल मोर इफिशिएंटली, दिस पॉलिसी सिट्स ओपन द डोर ऑफ इंडिया इन कंसिडरिंग ए फ्यूचर कैप ऑन कोयल पावर जनरेशन कैपेसिटी। मतलब ये अगर देखें तो कोयल की जो एनर्जी है वो इफिशिएंटली है, और इस चीज़ को पॉलिसी में बनाएगा इंडिया के, एक दरवाज़ा सा खोल देगा इंडिया के लिए कि वो क्या करे, कोयल पावर्ड जनरेशन कैपेसिटी में फ्यूचर में दिखे।
और करंट जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इंडिया का प्लान है कि वो पाइपलाइन देगा मीट इंडियाज़ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इन 2030 के अंदर। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये AISHE जो है एनुअल, हमने देखा था इसको, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जो 2020-21 की रिपोर्ट आई थी हायर एजुकेशन के लिए, इसमें एडमिशन्स बढ़े थे। इस चीज़ को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बात चल रही है किस चीज़ को लेकर, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है उसको लेकर बात चल रही है। और ये इशू कैसे आया, ये न्यूज़ में कैसा आई, तो 31 जनवरी को मिस्टर रेड्डी, जो जगन मोहन रेड्डी वहाँ के CM है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा कि अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम होगी, जबकि पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी, अमरावती थी। तो किस तरीके से जो 2014 की TDP गवर्नमेंट थी उसने अमरावती को कैपिटल सिटी घोषित किया, और आंध्र प्रदेश को किस तरीके से CRDA एक्ट के अंदर लाया गया, और करंट चीफ मिनिस्टर का प्लान क्या है कैपिटल सिटीज़ को बनाने के लिए। अब पहले अगर इसके रिव्यू पे जाएं, इसका अगर पहले का भाग देखें तो नारा चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के TDP के CM थे, जिन्हें पावर में आए थे 2014 के अंदर, उन्होंने बाइफरकेट किया स्टेट को, हैड गोन विद इन अमरावती फॉर ए कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो उन्होंने किसने, तो TDP के जो CM थे, जो TDP के क्या थे, पूरी तरीके से चीफ थे, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने जो अमरावती है उसको कैपिटल बनाया था आंध्र प्रदेश की। फिर 2019 के अंदर करंट चीफ मिनिस्टर बने YS जगन मोहन रेड्डी, फिर वो विशाखापट्टनम की उन्होंने बात की कि विशाखापट्टनम बनेगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल्स, और कन्नौल इसकी जुडिशियल कैपिटल बनेगी, अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल बनेगी। फिर सस्टेंड किया गया इसको फार्मर्स के द्वारा। मार्च 2022 में AP हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, उसमें कहा कि स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो थ्रू द अर्लियर AP CRDA एक्ट। तो जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है उससे हाई कोर्ट ने कहा, AP के हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने, कि स्टेट को क्या करनी चाहिए, अपनी पहले वाली कैपिटल ही रखनी चाहिए, अमरावती को ही रखना चाहिए एज ए स्पेशल कैपिटल, और उसको क्या करना चाहिए, CRDA एक्ट को पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब ये CRDA एक्ट क्या है इसको भी देखेंगे। तो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बाइफरकेट किया आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के द्वारा, जब इसमें तेलंगाना बना था। फिर एक स्टेट को बनाया गया तेलंगाना को स्टेट इन द फ्रॉम द स्टेट ऑफ इन आंध्र प्रदेश। ये इशू देखने को मिला कि कैपिटल सिटी ऑलवेज बीन एन कंटिन्यूस इशू फॉर आंध्र प्रदेश, हमेशा से ही कैपिटल सिटीज़ का इशू देखने को मिला आंध्र प्रदेश के लिए। तो नारा चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के चीफ हैं, जो पावर में आए थे जून 2014 के अंदर, उन्होंने बाइफरकेट किया स्टेट को, अमरावती में कैपिटल सिटी उन्होंने इसको बनाई थी अमरावती को। फिर गवर्नमेंट ने पास किया आंध्र प्रदेश CRDA एक्ट को, और फिर इस्टेब्लिश किया AP कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को। AP कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन्होंने पूरी तरीके से एस्टेब्लिश किया इसके पर्पज़ के लिए कि वो प्लानिंग करें, एग्जीक्यूटिव्स फाइनेंसिंग सिक्योरिटी देखें, किस चीज़ को लेकर, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल रीजन्स डेवलपमेंट एरिया CRDA को डेवलप किया गया था 2014 में TDP पार्टी के द्वारा। अब तमिलनाडु को लेकर अमरावती क्यों चूज़ की गई, क्यों अमरावती को चूज़ किया गया एज ए कैपिटल, तो एक कमेटी बनाई गई थी जो 2014 में बनाई गई थी, वो उसने फेवर्ड किया था डिसेंट्रलाइजेशन सजेस्ट द विजंग सब रीजन। मतलब उसने क्या किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो एक तो पावर का, और विशाखापट्टनम को क्या बनाया जाए, कैपिटल बनाया जाए। लेकिन एज ए पोटेंशियल कैपिटल देखें, पोटेंशियल कैपिटल स्पेस देखें, तो मिस्टर नायडू ने जो विशाखापट्टनम था उसको ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी कहा था, एंड हैड कॉल्ड इट पोस्ट बाइफर्केशंस के बाद ये डेवलप सिटी उन्होंने कहा था इसको एज इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ स्टेट। उन्होंने इसको एक फाइनेंशियल क्या बोला था, कैपिटल ऑफ स्टेट बोला था। वो चाहते थे कि ग्रीन फील्ड कैपिटल जो हो न्यू रीजन में देखने को मिले, ग्रीन फील्ड जो हमारा कैपिटल है वो न्यू रीजन फॉर डेवलपमेंट के लेकर देखने को मिले। मतलब अमरावती तो पहले से डेवलपमेंट है, तो उन्होंने कहा था कि जो विशाखापट्टनम है उसको ना बनाया जाए, जबकि अमरावती को चूज़ किया गया एज ए कैपिटल। फिर 2019 के अंदर YSR कांग्रेस ने TDP को डिफेक्ट किया इन दी इलेक्शंस। फिर GN राव कमेटी बनाई गई, GN राव कमेटी बनाई गई, और डिसेंट्रलाइजेशन कैपिटल्स आइडियाज़ को फिर बनाया गया, और YS जगन मोहन रेड्डी फिर आए कि वो विशाखापट्टनम को क्या बनाए, एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाए, और कन्नौल को जुडिशियल कैपिटल और अमरावती को एक लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया जाए। जनवरी 2020 के अंदर असेंबली ने अप्रूव कर दिया रिपेलिंग ऑफ एन AP CRDA एक्ट एंड पास कर दिया AP डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन बिल्स को 2020 के अंदर। फिर नवंबर 28 2022 में क्या देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वो रुके, और डेवलपिंग अमरावती को ओनली कैपिटल रखा स्टेट का,
और कोर्ट ने कहा कि ये कांट एक्ट एज ए टाउन प्लानर, ये काम नहीं कर सकता, बट इट हैज़ एन रिजर्व, इसको हम फाइनल जजमेंट रखेंगे और इसका बाद में हियरिंग होती रहेगी। फिर अब क्या हुआ, अब क्या इशू है मेन, जो जनवरी 31 को मिस्टर रेड्डी साहब ने क्या करा है, एक इन्वेस्टर्स की समिट रखी न्यू दिल्ली के अंदर और विशाखापट्टनम को एक शॉर्टली कैपिटल क्या कर दिया, पूरी तरीके से लागू कर दिया। एंड ही विल बी इन शिफ्टिंग टू द पोर्ट सिटी, और उन्होंने क्या कर दिया, इसको पोर्ट सिटी के अंदर शिफ्ट कर दिया। अपोजिशन पार्टीज़ ने पॉइंट आउट किया वाज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 28 नवंबर 2022 के अंदर कि जो आप कैपिटल है वो अमरावती को ही रहने दे सिर्फ। तो अपोजिशन पार्टी ने कहा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट का अवमान कर रहे हैं, अपमान नहीं अवमान कर रहे हैं। एज द केस वॉज स्टिल पेंडिंग इन अपेक्स कोर्ट में ये केस देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट्स से देखने को मिले हैं आंध्र प्रदेश में हमेशा से ही, कैपिटल सिटीज़ को लेकर, जबकि जो है अमरावती पूरी तरीके से डेवलप्ड है और विशाखापट्टनम को फिर एक पोर्ट सिटी भी बनाया गया और उसको डेवलप करने के ऊपर बात चली है। तो ये आर्टिकल भी हमने देख लिया डिटेल में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्यूज में दिया गया है। ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में आपको एक और देश की लोकेशन देखनी है, आपको न्यूजीलैंड की लोकेशन इस आर्टिकल में देखनी है। न्यूजीलैंड की आपको मैप में देखना है कि न्यूजीलैंड कहाँ पर लाई करता है, और उसके रिलेटेड आज हमको एक ट्रीटी भी पढ़नी है जो 1840 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेतेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटी जो वेतेंगले हुई थी ये एक डॉक्यूमेंट था, ये पूरी तरीके से क्या था, एक डॉक्यूमेंट था सेंट्रल इंपॉर्टेंस को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्टेट को लेकर, मतलब न्यूजीलैंड को एज ए ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर रखा जाए या नहीं रखा जाए, उसको लेकर क्या था, पूरी तरीके से ट्रीटी ऑफ वेतेंगी बनाई गई थी। एंड नेशनल मैथ ऑफ न्यूजीलैंड को लेकर बनाई गई थी। इसने एक इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले किया इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायरो पॉपुलेशन जो थी न्यूजीलैंड के अंदर, उसको लेकर। इसकी सक्सेसिव गवर्नमेंट एंड वाइडर पॉपुलेशन ने रोल किया एक स्पेशली प्रोमिनेंट फ्रॉम द लेट 20th सेंचुरी। ट्रीटी डॉक्यूमेंट एक एग्रीमेंट था, एक ट्रीटी नहीं थी, जबकि इसको एक रिकॉग्नाइज किया गया था, नॉट ए ट्रीटी एज, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था इंटरनेशनल लॉ। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस को लेकर बिल्कुल भी नहीं था, ये स्वतंत्र लीगल स्टेटस नहीं था। बीइंग लीगली इसको अफेक्ट किया गया ओनली टू द एक्सटेंट इट इज़ इन रिकॉग्नाइज इन वेरियस स्टेटस। इसको सबसे पहले 6 फरवरी 1940 के अंदर साइन किया गया कैप्टन विलियम हब्सन के द्वारा एज ए काउंसिल फॉर ब्रिटिश क्राउन, मतलब न्यूजीलैंड क्या हो, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आए। एंड बाय मोरी चीफ्स के अंदर ये आए, रंगेतिरा फ्रॉम द नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। टीटी को लिखा गया एट द टाइम जब न्यूजीलैंड कंपनी एक्टिंग एज ए बिहेव ऑफ एन लार्ज नंबर ऑफ सेटल्स एंड वुड बी सेटलर्स देखने को मिले, और एक कॉलोनी को एस्टेब्लिश किया गया न्यूजीलैंड के अंदर जो ब्रिटिश कॉलोनी थी। एंड सम मॉरी लीडर्स ने पिटिशंस भी डाली ब्रिटिश को लेकर, ये प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट फ्रांस एम्बिशंस के अगेंस्ट वो कहते हैं प्रोटेक्शन दे, ये पिटिशंस डाली गई थी। तो न्यूजीलैंड को क्राउन के अंदर लाए, उसको लेकर वहाँ पर कॉलोनी बसाए जाए, उसको लेकर ये ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ वेतेंगी। अब हमने ट्रीटी ऑफ वेतेंगी के बारे में भी देख लिया। देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और गाइस मेरा सेकंड चैनल FZ UPSC भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।